नमस्कार और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद जरूरी हिस्से पर बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हमारा मकसद है इन कर्तव्यों की जड़ तक पहुंचना। ये संविधान में कब और कैसे शामिल हुए? हाँ, और इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल, किस समिति ने इनकी सिफारिश की थी, संविधान के किस भाग मतलब पार्ट और अनुच्छेद यानी आर्टिकल में इनका जिक्र है। और सबसे अहम, ये जो 11 कर्तव्य हैं वो आखिर कहते क्या हैं? हाँ, कोशिश रहेगी कि सारी जानकारी आसान और दिलचस्प तरीके से सामने आए। जो मुश्किल शब्द हैं उन्हें हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तब ये मौलिक कर्तव्य उसमें थे ही नहीं। अच्छा, ये तो एक नई बात है। जी हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया, इसलिए आज की हमारी ये बातचीत खास हो जाती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि नागरिक होने के नाते हमारे सिर्फ अधिकार ही नहीं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो फिर शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये कर्तव्य संविधान का हिस्सा बने कैसे। अगर ये शुरू में नहीं थे तो इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, ऐसा माना जाता है कि शायद संविधान बनाने वालों ने सोचा होगा कि आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए नागरिक अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही समझेंगे और निभाएंगे। लेकिन खासकर 1975-77 के आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में ये महसूस किया गया कि नागरिकों के कर्तव्यों को भी संविधान में साफ तौर पर लिखना जरूरी है। अच्छा, तो ये वो दौर था जब इन्हें शामिल किया गया? हाँ बिल्कुल। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए जोड़ा गया। ओ, वो 42वां संशोधन जिसे कभी-कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। हाँ वही, क्योंकि इसने संविधान में कई बड़े बदलाव किए थे। मौलिक कर्तव्य उनमें से एक था। और इन बदलावों की सिफारिश के पीछे कौन था? कोई खास समिति थी क्या? जी, इसके लिए 1976 में ही सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह समिति मतलब स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसी समिति ने सुझाया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग अध्याय होना चाहिए। हालांकि ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि समिति की सारी सिफारिशें मानी नहीं गई थीं। अच्छा, जैसे समिति ने कहा था कि कर्तव्य ना मानने पर सजा हो या टैक्स देना भी एक कर्तव्य हो, वो बातें नहीं मानी गईं। पर कर्तव्यों को शामिल करने का विचार यहीं से आया। ये दिलचस्प है। क्या दुनिया के किसी और संविधान से भी इसकी प्रेरणा ली गई थी? हाँ, मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो मुख्य रूप से तत्कालीन सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित था। यूएसएसआर से? हाँ, उस समय कई समाजवादी देशों के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता था। वैसे अगर हम प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो जापान एक ऐसा उदाहरण है जहां संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का जिक्र मिलता है। ओके, और हमारे संविधान में इन्हें कहाँ जगह मिली? कौन सा भाग और अनुच्छेद? इनके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A यानी पार्ट IVA। पार्ट 4A, रोमन में IVA। जी, पार्ट IVA, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A। 1976 में जब ये शामिल हुए तब कुल 10 कर्तव्य थे। सिर्फ 10? लेकिन आज तो हम 11 कर्तव्यों की बात करते हैं। 11वां कब और कैसे आया? सही कहा, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ये साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए शामिल किया गया। 86वां संशोधन 2002, ठीक है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे जरूर। जी। एक बहुत अहम सवाल मन में आता है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें लागू करवाने के लिए हम अदालत जा सकते हैं। क्या इन मौलिक कर्तव्यों के साथ भी ऐसा ही है? अगर कोई इनका पालन न करे तो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और यहीं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में एक बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? मौलिक कर्तव्य अधिकारों की तरह गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो आप सीधे अदालत जाकर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करवा सकते। अच्छा, तो मतलब कोई कानूनी बाध्यता नहीं है? कानूनी बाध्यता उस तरह से नहीं है जैसे अधिकारों के हनन पर होती है। ये उससे ज्यादा एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो फिर इनका क्या महत्व है? अगर ये अदालत द्वारा लागू ही नहीं कराए जा सकते हैं, फिर इनको संविधान में रखने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, गैर न्यायोचित होने का मतलब ये नहीं कि ये महत्वहीन है।
हाँ, इनका अपना महत्व है। जैसे? पहला, ये नागरिकों को अपने दायित्वों की याद दिलाते हैं। भाई अधिकार है तो कर्तव्य भी है, हाँ, दोनों साथ चलते हैं। संतुलन की बात। बिल्कुल। हाँ, दूसरा, ये अदालतों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकते हैं। जब कोई कोर्ट किसी कानून की व्याख्या कर रहा हो या उसकी संवैधानिकता जांच रहा हो, तो वो इन कर्तव्यों को ध्यान में रख सकता है। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा डाल सकते हैं। हाँ, और तीसरा, संसद चाहे तो इन कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए अलग से कानून बना सकती है। अच्छा, जैसे? जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के मामले में कानून है या पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून है, वो इन कर्तव्यों की भावना को ही तो लागू करते हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से नैतिक दिशा निर्देश हैं जिन्हें कानून बनाकर और मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अनुच्छेद 51A में दिए गए इन 11 कर्तव्यों को एक एक करके समझते हैं। पहले कर्तव्य से शुरू करते हैं, आर्टिकल 51A, क्लॉज ए। हाँ, पहला कर्तव्य कहता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग और राष्ट्रगान नेशनल एंथम का आदर करें। Abide by the Constitution and respect its ideals, institutions, the national flag and the national anthem. ये तो बहुत बुनियादी बात है। जी, ये बिल्कुल बुनियादी बात है। संविधान के प्रति निष्ठा, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हैं। ठीक है। और दूसरा कर्तव्य, आर्टिकल 51A(b). ये कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, नोबल आइडियल्स को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। Cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. ये आदर्श कौन से हो सकते हैं? जैसे ऊंचे विचार जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई को दिशा दी। तो ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को आज भी जीने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। ये दोनों कर्तव्य एक तरह से राष्ट्र और उसके आधार के प्रति सम्मान की बात करते हैं। अब आते हैं तीसरे कर्तव्य पर। आर्टिकल 51AC ये कहता है भारत की प्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता, इंटेग्रिटी की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ये तीन शब्द, प्रभुता, एकता, अखंडता, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये भारत की बुनियाद है। प्रभुता मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, भारी दबाव में नहीं। एकता मतलब हम सब एक हैं, चाहे कितनी भी विविधता हो। और अखंडता मतलब देश का कोई हिस्सा अलग नहीं हो सकता। और नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे इन पर आंच आए। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ लगता है चौथा कर्तव्य, आर्टिकल 51AD। देश की रक्षा करें, डिफेंड द कंट्री, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, रेंडर नेशनल सर्विस। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यहाँ राष्ट्र की सेवा का मतलब सिर्फ सेना में भर्ती होना ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा काफी बड़ा है। देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे? चाहे वो सैन्य सेवा हो या किसी आपदा के समय स्वयं सेवक के तौर पर काम करना या फिर किसी और तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना। ये नागरिक की सक्रिय भागीदारी का आह्वान है, जब भी देश को जरूरत हो। ठीक है। अगले कुछ कर्तव्य समाज और हमारे आपसी रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है। पांचवां कर्तव्य, आर्टिकल 51A, ये काफी लंबा भी है। हाँ, ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मनी और समान भ्रातृत्व, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान, डिग्निटी ऑफ वुमेन के विरुद्ध है। Promote harmony and the spirit of common brotherhood. Renounce practices derogatory to the dignity of women. महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे विविधता भरे देश में। निश्चित रूप से ये कर्तव्य हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की बात करता है। अनेकता में एकता तभी संभव है जब हम धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करें और भाईचारे की भावना रखें। और इसमें महिलाओं की गरिमा पर खास जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि ऐसी कोई भी प्रथा, कोई भी रिवाज जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, उसे छोड़ना है। ये इसे और भी अहम बना देता है। इसी सामाजिक समरसता से जुड़ा है छठा कर्तव्य, आर्टिकल 51AF, जो हमारी विरासत की बात करता है। जी, ये कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर,
कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण प्रिजर्व करें। Value and preserve the rich heritage of our composite culture. ये सामासिक संस्कृति या composite culture का क्या मतलब है यहाँ? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। सामासिक संस्कृति का मतलब है हमारी मिली-जुली संस्कृति। देखिए, भारत में सदियों से अलग-अलग धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज, कलाएं, विचार एक साथ रहे हैं हाँ, और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक अनोखी बहुरंगी संस्कृति का निर्माण किया है। यही हमारी कॉम्पोजिट कल्चर है। अच्छा, ये कर्तव्य हमें अपनी इस विविधतापूर्ण विरासत, इस रिच हेरिटेज को समझने, उसका सम्मान करने और उसे सहेज कर रखने के लिए कहता है। ये सिर्फ पुरानी इमारतों या किताबों को बचाना नहीं, बल्कि उस सोच को जिंदा रखना है जो इस विविधता का जश्न मनाती है। बहुत अच्छी तरह समझाया। अब 7वां कर्तव्य, आर्टिकल 51 AG, पर्यावरण की ओर ध्यान दिलाता है। हाँ, ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। Protect and improve the natural environment and have compassion for living creatures. आज के समय में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के दौर में ये बहुत प्रासंगिक है। ये कर्तव्य हमें न सिर्फ अपने जंगलों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपता है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों, लिविंग क्रीचर्स, के प्रति करुणा यानी कंपैशन रखने को भी कहता है। जी। ये हमारे संविधान की दूरदर्शिता दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और जीव दया को नागरिक कर्तव्य माना गया। अगला 8वां कर्तव्य, आर्टिकल 51 AH, ये सोच और नजरिए के विकास की बात करता है। हाँ, ये कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ह्यूमनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। Develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. ये थोड़ा अलग लगता है, इसका क्या मतलब है? ये व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है तर्क और सबूत के आधार पर सोचने की आदत डालना, अंधविश्वासों से दूर रहना। लॉजिकल थिंकिंग। हाँ, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म मतलब सभी इंसानों को बराबर समझना और उनके कल्याण की सोचना, और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म यानी हमेशा नई चीजें सीखने की उत्सुकता रखना और समाज में बेहतरी लाने की कोशिश करना। तो ये एक जागरूक और प्रगतिशील नागरिक बनाने पर जोर देता है। बिल्कुल। इसके बाद 9वां कर्तव्य, आर्टिकल 51 AI, सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्शो वायलेंस। ये तो सीधी सी बात लगती है, पर अक्सर हम देखते हैं कि विरोध प्रदर्शनों वगैरह में इसका पालन नहीं होता। हाँ, ये सीधी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे वो सड़कें हों, पार्क्स हों, सरकारी इमारतें हों, ट्रेनें हों, बसें हों, वो हम सबकी साझी संपत्ति है। सही बात है। उसे नुकसान पहुंचाना यानी अपना ही नुकसान करना है, और साथ ही किसी भी स्थिति में हिंसा का रास्ता ना अपनाना, मतलब अब्शोर वायलेंस, ये एक सभ्य समाज की पहचान है। ठीक है। 10वां कर्तव्य, आर्टिकल 51 AJ, ये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। जी, ये कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. मतलब हम जो भी करें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। यही है। बिल्कुल। ये कर्तव्य कहता है कि चाहे हम अकेले कोई काम कर रहे हों, इंडिविजुअल एक्टिविटी, या किसी समूह के साथ कलेक्टिव एक्टिविटी, हमें हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखना चाहिए। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। और इसका फायदा क्या होगा? जब हर व्यक्ति और हर समूह अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करेगा, तभी तो पूरा देश प्रगति करेगा और नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ता है। क्या बात है, बहुत खूब। और अब आते हैं उस 11वें कर्तव्य पर, आर्टिकल 51 AK, जिसे 2002 में जोड़ा गया था। हाँ, ये 11वां कर्तव्य कहता है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। Provide opportunities for education to one's child or ward between the age of 6 and 14 years. जी,
इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। हाँ, आपने पहले बताया था। कर्तव्य साथ साथ आए इस मामले में। हाँ, एक तरफ बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, दूसरी तरफ माता-पिता या अभिभावकों पर यह कर्तव्य डाला गया कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये थे 11 मौलिक कर्तव्य। हमने हर एक को समझने की कोशिश की। अब अगर सार निकालें तो इन सब का मकसद क्या है? एक नागरिक के लिए ये क्यों मायने रखते हैं, खासकर जब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब कोर्ट इन्हें लागू नहीं करा सकता? देखिए, इनका सार यही है कि ये एक जिम्मेदार नागरिकता, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का खाका तैयार करते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप? गैर न्यायोचित होते हुए भी ये कई तरह से महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले कहा, ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि उन्हें देश और समाज से सिर्फ कुछ पाने का यानी अधिकारों का हक नहीं है, बल्कि उनकी कुछ देने की यानी कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी है। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो एकता हो, पर्यावरण संरक्षण हो या सामाजिक सुधार। और आपने ये भी बताया था कि ये अदालतों और संसद के लिए एक गाइड का काम कर सकते हैं। हाँ, और याद कीजिए, स्वर्ण सिंह समिति ने तो कर चुकाने, ड्यूटी टू पे टैक्सेस को भी कर्तव्य बनाने और कर्तव्य न निभाने पर सजा का प्रावधान रखने की सिफारिश की थी। वो मानी नहीं गई, लेकिन ये दिखाता है कि इन्हें कितना गंभीर माना गया था। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये कर्तव्य हमें सिर्फ अधिकारों की मांग करने वाला नागरिक नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने वाला नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपस की तरह है। बिल्कुल सही कहा। ये नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने वाली एक आचार संहिता जैसे हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं थे। ये नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई। हाँ, ये संविधान के भाग 4A पार्ट IVA और अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A में है। बिल्कुल। शुरू में 10 थे। 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जुड़ा, जो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। जी हाँ। और सबसे जरूरी बात, ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिफिएबल, पर इनका नैतिक और सांकेतिक महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। हमने बात की कि ये कर्तव्य मुख्य रूप से नागरिकों के लिए है, लेकिन क्या इन कर्तव्यों के पीछे जो भावना है, जो जज्बा है, जैसे राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता लाना, क्या वो भावना राज्य यानी सरकार की अपनी नीतियों और कामों का भी मार्गदर्शन कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। भले ही ये कर्तव्य सीधे तौर पर राज्य पर लागू नहीं होते, पर क्या राज्य भी इन लक्ष्यों को हासिल करने में इन कर्तव्यों की स्पिरिट से, इनकी आत्मा से बंधा हुआ महसूस कर सकता है, खासकर जब वो सामूहिक राष्ट्रीय लक्ष्यों की बात करता है? बाकी सोचने वाली बात है कि क्या ये कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, या इनकी गूंज राज्य के गलियारों तक भी पहुंचनी चाहिए, और कैसे पहुंच सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।